Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, we will understand about the lesson planning for poetry. कल के वीडियो में हमने प्रोज के बारे में पढ़ा था कि आखिर प्रोज क्या होता है और उसकी लेसन प्लानिंग की प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रेजेंटेशन कैसे होती है, राइट? नाउ हियर इन दिस वीडियो हम पोएट्री के बारे में बात करेंगे, यानी कविता के बारे में बात करेंगे कि आखिर पोएट्री क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और हम कैसे उसकी लेसन प्लानिंग करते हैं. हाउ डू वी प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फॉर द पोएट्री. ठीक है. नाउ पोएट्री या फिर कविता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द पोएम्स. और आपने पोएम्स कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होंगी. ठीक है. देयर इज़ नो वन जिसने पोएम ना पढ़ी हो कभी. स्कूल से लेकर कॉलेज तक यू मस्ट हैव रेड एंड हर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ पोएम्स. ठीक है. तो जब आप पोएम पढ़ते हो तो एक पोएम में और एक नॉर्मल पैराग्राफ में आप क्या डिफरेंस देख पाते हो भाई? जैसे जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो या फिर आपके टेक्स्ट बुक में किसी क्वेश्चन का आंसर ही क्यों ना हो, क्या आप कभी उसको गा करके पढ़ सकते हो? नहीं. लेकिन जब आप कोई पोएम पढ़ते हो तो आप उसको गा भी सकते हो. ठीक है. जब आप एक पोएम पढ़ते हो तो उसका एक टोन होता है जो आप फॉलो करते हो, एक राइमिंग मीटर होता है जिसको आप फॉलो करते हो. बट जब आप एक नॉर्मल प्रोज से रिलेटेड कोई पैराग्राफ या कुछ भी ऐसा जो प्रोज फॉर्म में लिखा गया है उसको पढ़ते हो तो वहाँ पर सिर्फ एक फ्लो में आप पढ़ते चले जाते हो. देयर इज़ नो राइमिंग, देयर इज़ नो सिंगिंग टोन और म्यूज़िकल टोन जिसका आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ पोएट्री का मीनिंग अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो पोएट्री का मतलब दे रखा है. इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम. यानी यहाँ पे शब्दों का, वर्ड्स और रिदम का, शब्दों का और लय का इतना अच्छे से एक कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है. दैट इज़ व्हाट पोएट्री इज़ ऑल अबाउट. जहाँ पे इट ऑफन एम्प्लॉयज़ राइम एंड मीटर. यहाँ पर राइम होता है, मीटर होता है. इन पोएट्री वर्ड्स आर स्ट्रंग टुगेदर टू फॉर्म साउंड्स, इमेजेस एंड आइडियाज़ दैट माइट बी टू कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट टू डिस्क्राइब डायरेक्टली. नाउ यहाँ पे जब हम कविता लिखते हैं, पोएट्री की बात हम जब कर रहे हैं, तो यहाँ पे द वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे. हम शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, ऐसे शब्दों को हम सिलेक्ट करते हैं जो किसी न किसी तरह की एक राइमिंग दे सकें, जो कि जब आपस में मिलें तो एक साउंड, एक इमेज, एक आइडिया क्रिएट कर सकें. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही प्राइमरी सेक्शन की मैं पोएम का एग्जांपल जैसे दूं जो आप सबने पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. नाउ जब आप इस पोएम को पढ़ते हो तो आप देख सकते हो कि हर एक लाइन के लास्ट वर्ड जो है, every word of of each sentence, sorry, every last word of each sentence is rhyming with the another last word of next sentence. यानी हर एक लास्ट वर्ड जो है अगले सेंटेंस से मैच कर रहा है. ठीक है. जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो यहाँ पे स्टार और आर के बीच में राइमिंग है. ठीक है. अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. नाउ हाई और स्काई के बीच में राइमिंग है. अब ये जो पोएम का टोन है इस तरह का है दैट यू कैन इवन सिंग इट. आप एक गाने की तरह इसको गा भी सकते हो. ठीक है. और गाया भी जाता है, राइट. सो पोएट्री जो है वो हमेशा स्टैंजा में लिखी जाती है. ठीक है. और एक मीटर, एक राइमिंग स्कीम होती है जिसको ये फॉलो करती है. एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अपोजिट ऑफ व्हाट वी राइट इन द प्रोज. हम जब प्रोज में लिखते हैं उससे ये बिल्कुल ही अपोजिट होता है. ठीक है. नाउ यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ पोएट्री दे रखी हैं, किस किस तरीके से पोएट्री लिखी जाती है उसके टाइप्स दे रखे हैं. जैसे कल हमने प्रोज के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे पोएट्री के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जैसे पहला है आपका ब्लैंक वर्स. नाउ ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स इज़ दैट फॉर्म ऑफ पोएट्री विच इज़ फ्री ऑफ राइमिंग स्कीम. जहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है कि वहाँ पे शब्दों के बीच में कोई राइमिंग नहीं होती है, बट इट फॉलोज़ अ स्ट्रिक्ट मीटर. वो मीटर ज़रूर एक फॉलो करता है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट फॉलोज़ इयाम्बिक पेंटामीटर. ठीक है. राइम्ड पोएट्री, आप नाम से ही समझ सकते हो. राइम्ड पोएट्री यानी वो पोएम्स जो राइम करती हैं आपस में, जिनकी एक राइमिंग स्कीम होती है. फ्री वर्स. नाउ फ्री वर्स जो है अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोएट्री जहाँ पे कंसिस्टेंसी की कमी होती है, जहाँ पे राइमिंग की कमी होती है ना. अब आप कहोगे ब्लैंक वर्स में भी वही था, फ्री वर्स में भी वही था. एक डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है
कि इवन दो जो ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स हैं दोनों में ही राइमिंग जो है वो गायब रहती है, ठीक है, बट इन ब्लैंक वर्स वी फॉलो अ मीटर स्कीम, हम एक मीटर स्कीम को फॉलो करते हैं। बट फ्री वर्स में क्या होता है, ना हम राइमिंग फॉलो करते हैं ना हम कोई मीटर फॉलो करते हैं, और कोई यहाँ पे म्यूज़िकल एलिमेंट भी नहीं होता है। फ्री वर्स इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द थिंग्स, और ब्लैंक वर्स में क्या है, वहाँ पे राइमिंग नहीं होती है बट एक मीटर होता है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, देन वी हैव द एपिक्स। अच्छा, एक और चीज़, ये जो फ्री और ब्लैंक वर्ड्स हैं, दीज आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। ये मॉडर्न फॉर्म्स हैं पोएट्री के, जहाँ पर जो भी आपके थॉट्स होते हैं बस आप उसे एक पोएम की तरह लिख देते हो, एंड यू डोंट पे मच अटेंशन टू द राइमिंग फैक्टर्स ऑफ द वर्ड्स। नाउ एपिक की अगर हम बात करें तो एपिक जो है एक बहुत ही लॉन्ग नरेशन है, ठीक है, इट इज़ अ लेंदी नरेटिव वर्क ऑफ पोएट्री। ये बहुत ही बड़ी बड़ी पोएम्स हैं जो लिखी जाती हैं। Now these long poems typically detail extraordinary feats and adventures of characters from a distant past। यानी पास्ट के जो लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, राजा रानी, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही कोई बहुत ही ब्रेव हीरो वगैरह रहा हो, एपिक्स उनके लिए लिखा जाता है। जैसे प्रोज में हमने पढ़ा था, ठीक है, जब हम किसी लेजेंडरी कैरेक्टर पे लिखते थे कहानियाँ, वैसी एपिक्स में भी जब हम किसी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं या उनके अचीवमेंट्स या एडवेंचर्स के बारे में लिखते हैं। जैसे हिंदी में आपकी पोएम है रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, दैट इज़ एन एपिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव पैस्टोरल पोएट्री। नाउ पैस्टोरल पोएट्री ये वो पोएट्री होती है जहाँ पर हम नेचुरल लैंडस्केप्स के बारे में या रूरल लाइफ के बारे में यानी विलेज लाइफ के बारे में लिखते हैं। लैंडस्केप्स यानी लैंडस्केप्स मतलब हम माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जब लिखते हैं तो वो पैस्टोरल पोएट्री होती है। फील्ड्स वगैरह के बारे में जब लिखते हैं। देन वी हैव सोनेट। सोनेट जो है इट इज़ अ 14 लाइन पोएम, ठीक है। सोनेट जो है वो एक 14 लाइन्स की पोएम होती है। नाउ विलियम शेक्सपियर है या फिर पेट्रार्क हैं, दीज आर द टू वेरी फेमस सोनेटियर्स, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। विलियम शेक्सपियर और आपके जो पेट्रार्क हैं, पेट्रार्क इज़ एन इटालियन राइटर, ठीक है, तो इटालियन सोनेटियर। तो ये दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं जब सोनेट की बात आती है, because they have given their own versions of sonnets. Then we have the elegy. Elegy क्या होती है? It is a poem which is written upon death of somebody or when some loss is being felt, यानी जब किसी तरह का कोई लॉस या कोई डेथ होती है किसी की, तो हम उस पर जो पोएम लिखते हैं वो एलगी होती है। नाउ इट कंटेन्स थीम्स ऑफ माउनिंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन। ये जो पोएम होती है इसकी जो थीम होती है ये हमेशा एक लॉस पर वो थीम बेस्ड होता है, ठीक है। देयर इज़ सैडनेस एंड देयर इज़ मॉर्निंग, शोक वगैरह जो है मनाया जाता है जब इस तरह की कोई पोएम लिखी जाती है। नेक्स्ट वी हैव ओड। ना ओड भी एलेगी की तरह ही है, जो कि किसी न किसी, जब हम जिस पे भी ओड लिखते हैं एक तरीके से हम उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इट इज़ रिटन आउट ऑफ रिस्पेक्ट। नाउ अब ओड और एलेगी में फ़र्क ये होता है कि एलेगी जब आप किसी के ऊपर लिखते हो, दैट पर्सन इज़ फॉर श्योर नो मोर इन द वर्ल्ड, यानी वो पर्सन जिस पर भी आपने एलेगी लिखी है वो इस दुनिया में नहीं होता है, दे आर डेड। बट ओड में क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है यानी जिसके ऊपर भी आप लिख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि उसकी डेथ हो ही गई हो, ठीक है, दे कैन बी एंड दे कैन नॉट बी डेड। देन वी हैव द लाइमरिक। नाउ लाइमरिक आपकी वो पोएम है जो 5 लाइन की पोएम होती है, एक सिंगल स्टैंजा में ये पोएम लिखी होती है और इसका जो राइमिंग स्कीम होता है वो ए बी बी और ए ये होता है, ठीक है। और इसका जो सब्जेक्ट होता है यानी जिस भी टॉपिक पर ये पोएम लिखी जाती है बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है और बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि 5 लाइन की पोएम है तो ऑब्वियसली कम शब्दों में उस टॉपिक को डिस्क्राइब करा जाता है। देन वी हैव द सोलिलिकी। नाउ सोलिलिकी की अगर हम बात करें तो सोलिलिकी इज़ अ मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब जहाँ पे एक ही पर्सन बोल रहा है, ठीक है, इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स टू हिम और हर सेल्फ, जहाँ पे वो पर्सन जो है वो खुद अपने आप से ही बात कर रहा है, अपने ही इनर थॉट्स को, अपने ही अंदर के जो विचार हैं उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट सोलिलिकी मीन्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ मोनोलॉग जहाँ पे ओनली अ सिंगल पर्सन इज़ स्पीकिंग, ठीक है। तो ये कुछ आपके वेरियस टाइप्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट दीज आर सम ऑफ द
इम्पॉर्टेंट एंड मेजर वंस जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा है. नाउ लेट अस कम टू आवर ओरिजिनल टॉपिक कि आके टीचिंग ऑफ पोएट्री या जब हम कविता पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं. ठीक है. Now, poetry is a powerful form of expression. It appeals to the whole personality of man, not only to his intellect. It impresses his senses, imagination, and emotions. Now, there is one thing which I want to state कि पोएम पढ़ाना बहुत ही कोई आसान काम नहीं होता है. आप किसी पैराग्राफ को बहुत आसानी से समझा सकते हो, बट पोएम को समझाना इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टास्क. कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आपको जो पोएट के थॉट्स हैं उसी तरीके से आपको बच्चों को समझाने हैं जो कहा गया है. वो टोन, वो सिचुएशन, वो मूड आपको सेट करना है. ठीक है, कि बच्चे जो हैं या जिसको भी आप पोएम पढ़ा रहे हो वो उस पोएम के फीलिंग्स को, उस थीम को समझ पाए, उससे कनेक्ट कर पाए. एंड पोएम्स टेंड टू हैव द लार्जर मीनिंग्स और द डीप मीनिंग्स इन देमसेल्फ. यानी पोएम्स में जो मीनिंग होती है शब्दों के पीछे वो बहुत डीप होती है. कई बार देर आर हिडन मीनिंग्स विच यू नीड टू फाइंड आउट इन ऑर्डर टू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट पोएम. ठीक है. तो पोएम जो है वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन उसको कहा गया है, रीज़न से कहा गया है. ठीक है. और जब आप पोएम पढ़ते हो तो वो आपको बहुत तरीक़ों से इन्हांस करती है, आपकी पर्सनालिटी को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके सेंसेस को, आपकी इमेजिनेशन को, आपके इमोशंस को. आप देखिए, जैसे आप जब भी कोई वीर रस की कविता पढ़ते हो, ठीक है, जैसे हम कोई भी अगर आप कविता पढ़ रहे हो तो जैसे वीर रस की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो उसको पढ़ के यू फील अ सर्टन काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन इन योर सेल्फ. ठीक है. और या फिर आप कोई बहुत ही सैड पोएम पढ़ रहे हो तो आपको उस तरह का एक सॉरो का फीलिंग का अनुभव होगा. द थिंग इज़ कि अगर आप उस पोएम को जिस तरीके से वो लिखी गई है, जिस टोन में लिखी गई है, उस टोन में अगर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो उस पोएम को समझने का कहीं ना कहीं आप उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाओगे और उस पोएम को आप एक कम्प्लीटली जो जस्टिस है उसके साथ आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पोएम है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जब आप उसे पढ़ो तो देयर शुड बी अ स्ट्रेंथ इन योर वॉइस. एक ब्रेव फीलिंग के साथ, एक प्राउड फीलिंग के साथ आपको उस पोएम को पढ़ना है. ठीक है. अगर आप उसको बहुत ही नॉर्मल फ्लो के साथ पढ़ोगे, ठीक, एकदम प्लेन तरीके से अगर आप पढ़ोगे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इट इज़ नॉट मेंट टू बी रिसाइटेड लाइक दिस. आपको उसको वैसे ही जोश से पढ़ना है, उसको ऐसे पढ़ना है कि आप पढ़ो और दूसरा जब उसको सुने तो एक जोश आए, एक गर्व आए. ठीक है. वो फीलिंग आनी चाहिए, तभी उस पोएम का इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द पोएम, उसकी थीम को समझना, उसके टोन को समझना और उसी तरीके से उसको पढ़ना और पढ़ाना. तभी जो है उस पोएम के साथ आप कम्प्लीटली जो है जस्टिस कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे. ठीक है. नाउ पोएम को पढ़ाने के, पोएट्री को पढ़ाने के कुछ एम्स हैं. आइए उन एम्स को हम देखते हैं. जैसे पहला एम यहाँ पे दे रखा है कि इट इनेबल्स द पीपल टू डू लाउड रीडिंग विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन. यानी जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको पोएट्री पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि वो पोएम को कैसे पढ़ना है उसकी उन्हें नॉलेज होती है, कहाँ पे उन्हें कितना रुकना है, कब पॉज लेना है, कितना किस वर्ड पे स्ट्रेस करना है. ठीक है. क्या टोन उन्हें पोएम की पकड़नी है. ऑल दीज थिंग्स कैन बी टॉट टू देम अगर वो पोएट्री पढ़ते हैं. ठीक है. बहुत से लोग होते हैं जो पोएम को भी पैराग्राफ की तरह एक फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड, वी हैव टू जनरेट द टेंडर इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड. बच्चों के अंदर के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको बाहर लेकर के आना. ठीक है. एंड एक्नॉलेज कराना उन्हें, बच्चों को. क्रिएट लव फॉर लिटरेचर. लिटरेचर को, साहित्य के प्रति बच्चों में एक प्रेम, एक एक इंटरेस्ट डेवलप करना. टू इनरिच द एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चों के अनुभवों को, उनके एक्सपीरियंसेस को इन्हांस करने के लिए. टू इनकरेज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए. ठीक है. उनकी क्रिएटिव एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, इनको इन्हांस करने के लिए, इमोशनल डेवलपमेंट करने के लिए. टू डेवलप एस्थेटिक सेंस अमंग द चिल्ड्रन. बच्चों में एस्थेटिक सेंस डेवलप करने के लिए. ठीक है. मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए. ऑल दीज थिंग्स, इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल दीज थिंग्स, पोएट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है. देन मेजर स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस अ पोएम. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम पोएम इंट्रोड्यूस करते हैं
ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्या स्टेप्स हैं, जो मेन स्टेप्स हैं हम उनकी बात करेंगे। जैसे पहला यहाँ पर है मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। ना मॉडल रीडिंग की अगर हम बात करें तो मॉडल रीडिंग ये हमने प्रोज में भी देखा था, जहाँ पे टीचर सबसे पहले पढ़कर दिखाएगा। बिकॉज जब टीचर पढ़ के दिखाता है तो क्या होता है कि बच्चों को एक क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा ठीक है, हमें इस तरीके से पढ़ना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, दे इमिटेट द देयर टीचर, वो अपने टीचर को इमिटेट करते हैं, ठीक है, और सीखते हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड मॉडल रीडिंग are the sympathy between the teacher and the pupils. The teacher should have an intelligent grasp of the message, a realization of the mood of the poem, and a pleasing and audible voice. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको टीचर जिन बातों का टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए पढ़ाते टाइम पोएम को। सबसे पहले कि टीचर को खुद उस पोएम का मतलब पता होना चाहिए, उसकी डीप मीनिंग, उसकी लिटरल मीनिंग, एवरीथिंग शुड बी वेरी मच वेल नोन बाय द टीचर। प्लस उस पोएम का मूड क्या है, टोन क्या है, क्या सेटिंग है, वो टीचर को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब उस चीज़ की क्लैरिटी होगी तभी आप उस तरह का माहौल सेट कर पाओगे। एंड अ प्लीजिंग एंड ऑडिबल वॉइस, और आवाज़ जो है ऑडिबल मतलब हियरेबल होनी चाहिए, वो सुनाई देनी चाहिए, धीमी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। एंड इट शुड बी प्लीजिंग, इट शुड बी वेरी मच अच्छी लगे सुनने में, वेरी स्वीट एंड मेलोडियस सॉर्ट ऑफ वॉइस। ठीक है। व्हेन द टीचर इज़ डूइंग द लाउड रीडिंग द स्टूडेंट शुड लुक इनटू देयर बुक एंड कॉन्सेंट्रेट। जब टीचर पढ़ रहा होता है पोएम को तो बच्चों को क्या करना चाहिए, लाइन बाय लाइन वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए अपने बुक्स में, ताकि उन्हें पता हो कि अच्छा इस लाइन को हमें ऐसे पढ़ना है, यहाँ पे इतना पॉज देना है, इतना स्ट्रेस लेना है, या इस इमोशन के साथ पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहला पोएम को जब प्रेजेंट करने का जब स्टेप होता है उसमें टीचर को एक मॉडल रीडिंग करके दिखानी चाहिए, जिससे बच्चों को क्लैरिटी मिले दैट हाउ दे हैव टू प्रेजेंट द पोएम और हाउ दे हैव टू रिसाइट द पोएम। ओके। फिर है लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। नाउ वंस द टीचर हैज़ डन द रीडिंग इट इज़ टर्न फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड इट आउट। अब बच्चों को मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में इट इज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू रीड आउट द पोएम। ठीक है। नाउ आफ्टर द टीचर्स रीडिंग द स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू रीड द पोएम लाउडली बाय इनिशिएटिंग द टीचर्स मोड ऑफ रीडिंग। जैसे टीचर ने पढ़ा है वैसे ही बच्चों से कहा जाना चाहिए कि आपको भी पढ़ना है। ठीक है। नाउ बाय रीडिंग इन द मैनर बाय रीडिंग इन द मैनर द स्टूडेंट्स वुड डिस्कवर फॉर देमसेल्व्स a latent sense of beauty. The students will learn to appreciate English rhythms and get the ear trained. Now यहाँ पे जब बच्चे इस तरीके से लाउड रीडिंग करेंगे तो बहुत से फ़ायदे होंगे। न केवल उन्हें पोएम के बारे में पता चलेगा, उनकी लिसनिंग एबिलिटी का पता चलेगा, कितना ज़्यादा वो ध्यान से सुन रहे थे। ठीक है। plus they will be able to understand about the rhyming scheme, about the rhythm of the poem, and they will be able to appreciate the true beauty of the poem. ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को जब सिखाया जाता है तो क्या होता है कि उनसे कहा जाता है ना कि आप ध्यान से सुनिए और फिर उस चीज़ को रिपीट करिए। तो उनसे रिपीट करवाने का मतलब क्या है, ताकि ये समझ में आए कि उन्हें कितना समझ में आया, कितने ध्यान से उन्होंने सुना। ठीक है। एंड उन्हें बच्चों को भी पता चल जाता है कि अच्छा हमें ऐसे इस चीज़ को प्रेजेंट करना है, उनके पार्ट में भी कोई डाउट नहीं रह जाता। फिर थर्ड स्टेप इज़ द कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। नाउ वंस द रीडिंग हैज़ बीन डन, ऑब्वियसली उसका मतलब भी टीचर समझाते हुए चलेगा, पोएम का मतलब भी समझाएगा। वंस ऑल दीज थिंग्स हैज़ बीन डन, द रीडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, वी हैव द कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। नाउ कई बार पोएम को पढ़ने के बाद, ठीक है, और उसका मतलब समझाने के बाद टीचर जो है वो कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेगा टू नो कितना बच्चों को समझ में आया। ठीक है। उससे उन आंसर्स के थ्रू, बच्चों के आंसर्स के थ्रू टीचर को आइडिया मिल जाएगा कि कितने बच्चों को कितने लेवल तक पोएम समझ में आई है। ठीक है। देन वी हैव द एप्रिसिएशन क्वेश्चंस। नाउ ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं पोएम से रिलेटेड, यानी पोएम से रिलेटेड तो कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस भी होते हैं, बट एप्रिसिएशन क्वेश्चंस में हम ऐसे क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं जहाँ पे ये पता चल सके कि बच्चों को उस पोएम की ब्यूटी के बारे में कितना समझ में आया। जैसे हम किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स। आप पोएम की ब्यूटी के बारे में, पोएम के थॉट्स के बारे में पूछ सकते हो क्वेश्चन। ठीक है। आप पोएम में जो इमोशंस डिपिक्ट किए गए हैं बाय द पोएट उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। जो भी फिगर ऑफ स्पीच या जो भी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं उनके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। पोएम की लैंग्वेज स्टाइल के बारे में, पोएट की राइटिंग स्टाइल के बारे में आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं एप्रिसिएशन क्वेश्चंस, ये एक क्लियर पिक्चर देते हैं, ये पोएम को इन डेप्थ
समझने का मौका देते हैं, एक डीप लेवल पे समझने का मौका देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चा दे पाता है तो ये इस बात से अंदाज़ा मिल जाता है क्योंकि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम, वो पोएम को अच्छे से समझ पा रहे हैं। देन वी हैव द फाइनल मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, यानी अब इस स्टेप में क्या होता है कि एक बार फिर से टीचर जो एक फाइनल रीडिंग जो है वो बच्चों के लिए करता है ताकि बच्चे पोएम को एंजॉय कर सकें और समझ सकें। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन या किसी भी तरह की लैक ऑफ क्लैरिटी रह गई है या कोई भी डाउट रह गया है तो वो क्लियर हो सके। नाउ कोरस रेसिटेशन इज़ वेयर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास रिसाइट द पोएम टुगेदर, जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को न केवल वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं बल्कि आप इंडिविजुअली बच्चे और सब अपने साथ साथ दूसरों पर भी ध्यान दे पाते हैं कि कोई क्या कैसे पढ़ रहा है। इसमें जहाँ भी गलती होती है तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम द फोकस हैज़ बीन गिवन इन द रीडिंग ऑफ द पोएम। रीडिंग पोएम की रीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। क्यों करा गया है? बिकॉज ऑब्वियसली पोएम को पढ़ना और प्रोज को पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ द पोएम इज़ बीइंग प्रेजेंटेड, and this was it in the today's video. Now in the next video we will cover the rest of the topics, and I hope कि आपको ये presentation of the poem का topic समझ में आया हो। And till then, thank you class.